वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और इस लेसन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाटलेस करंट यानी कि वाटहीन धारा। तो हम देखते हैं वाटहीन धारा होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक वाटहीन धारा यानी कि वाटलेस करंट। तो वाटहीन धारा क्या होती है कि यदि परिपथ के अंदर या तो L जुड़ा हुआ हो अर्थात प्रेरकता हो या फिर संधारित्र जुड़ा हुआ हो यानी कि C, कि इस प्रकार का परिपथ हो, क्या तो L जुड़ा हो परिपथ के अंदर और या फिर परिपथ के अंदर C जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, या फिर दोनों ही जुड़े हों, L भी जुड़ा हो और C भी जुड़ा हो यानी कि LC सर्किट हो, LC परिपथ हो। अकेला L जुड़ा हो, अकेला C जुड़ा हो या फिर L और C दोनों ही जुड़े हुए हों, तो इस स्थिति के अंदर विभवांतर और धारा के मध्य जो कलांतर है वो π/2 होता है। यानी कि यदि L जुड़ा होगा तो विभवांतर धारा से कला में π/2 आगे रहता है और यदि संधारित्र जुड़ा होगा तो विभवांतर धारा से कला में π/2 पीछे रहता है। अर्थात इस स्थिति में धारा जो है विभवांतर से कला में π/2 आगे रहती है और प्रतिरोध शून्य होना चाहिए यहाँ पर। तो इस स्थिति के अंदर जो वोल्टलेस आता है यानी कि जो शक्ति आएगी उसकी वैल्यू देखें तो V = Vrms IRMS cos φ होता है। तो यहाँ पर देखें कि या तो L जुड़ा हो या फिर C जुड़ा हो। L जुड़ा होगा तो प्लस π/2 होगा कलांतर, C जुड़ा होगा तो कलांतर माइनस π/2 होगा। दोनों ही जुड़े हो तो प्लस माइनस यानी कि इस प्रकार से कलांतर जो है P = Vrms IRMS cos प्लस माइनस π/2 हो जाता है कि L जुड़ा होगा तो प्लस π/2 और C जुड़ा होगा तो माइनस π/2 होता है कलांतर, क्योंकि L के कारण जब वोल्टता है वो धारा से π/2 कला में आगे, और यदि C जुड़ा होगा तो वोल्टता धारा से कला में π/2 पीछे रहती है। तो इस स्थिति में हम देखें P = cos π/2 यानी कि 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो P है वो शून्य प्राप्त हुआ है। अर्थात यदि L जुड़ा हो या फिर C जुड़ा हो, प्रतिरोध शून्य हो, या फिर L और C दोनों ही जुड़े हो, तो इस स्थिति के अंदर परिपथ में जो शक्ति क्षय है वो शून्य प्राप्त होता है। अर्थात परिपथ के अंदर धारा तो प्रवाहित होती है और ऊर्जा क्षय जो है, शक्ति क्षय है, वो शून्य होता है। तो इस धारा को वाटहीन धारा यानी कि कार्यहीन धारा कहते हैं कि धारा तो प्रवाहित हो रही है परंतु ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है, ऊर्जा व्यय नहीं हो रही है, अर्थात शक्ति नहीं जा रही है। तो ऐसी जो धारा होती है वो वाटहीन धारा या फिर कार्यहीन धारा यानी कि वोल्टलेस करंट कहलाती है। तो वाटहीन जो धारा है इसको हम डेरिवेट करते हैं, इसकी शक्ति ज्ञात करते हैं। V = हमें पता है V0 sin ωt होता है और जो I की वैल्यू है वो होती है I0 sin ωt - φ। यहाँ पर जो φ है वो विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर है। हम तात्क्षणिक शक्ति की बात करें तो P = VI होती है शक्ति, यानी कि विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल परिपथ की शक्ति होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे V और I की। V की वैल्यू है V0 sin ωt और I की वैल्यू है I0 sin ωt - φ। तो हमने V और I की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V0 I0 को इकट्ठा लिख लिया sin ωt और sin ωt - φ। तो हमने sin ωt और sin ωt - φ को इकट्ठा लिखा, I0 V0 को इकट्ठा करके लिख लिया। अब यहाँ से हम इस पार्ट को हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परिपथ की एवरेज जो पावर ज्ञात की थी एसी सर्किट के अंदर, यानी कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ था उसकी औसत शक्ति हमने ज्ञात की थी, उसको हमने सॉल्व किया साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगाया था।
तो हम साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सॉल्व करें कि साइन ए माइनस बी लगाएंगे यहाँ पर, तो P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, यहाँ पर पड़ा है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी को हम अप्लाई करें तो साइन ए यानी कि ओमेगा टी, कोस बी यानी कि फाई, माइनस कोस ए का काम ओमेगा टी कर रहा है और साइन बी का काम फाई कर रहा है, तो फाई लिख लिया। ए का काम कर रहा है ओमेगा टी और बी का काम कर रहा है फाई, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट को हमने बाहर लिख लिया है इधर। हम आगे इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस फाई, साइन ओमेगा टी को अंदर ले गया, माइनस यहाँ बन जाता है साइन फाई पड़ा है साथ में, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। तो हमने साइन ओमेगा टी का इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है ये। तो हम इसको आगे देखें तो आगे किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे हम चाहें तो इसको इस प्रकार से P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट का अंदर मल्टीप्लाई किया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस वी नॉट आई नॉट साइन फाई और साइन ओमेगा टी, और साथ में पड़ा है कोस ओमेगा टी। तो हमने वी नॉट आई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें कुछ इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, तो क्या बनेगा ये, तो हम यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ तो हम इसको सॉल्व करें, आगे देखें तो आगे इस प्रकार से सॉल्व, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो हम यहाँ देखें तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वी नॉट आई नॉट। हम साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं इसको, तो साइन फाई तो पड़ा ही रहेगा, और जो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी था इसको हमने लिख लिया, अब 2 यहाँ लिख दिया अपोन में, और साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो हम इसको आगे देखें, आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको लिख लिया P इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने P1 और इसको मान लिया हमने P2, तो ये बन गया P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो इस प्रकार से इसको लिख लिया है P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो P1 जो है यहाँ से इक्वल आ रहा है P1 इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कोस फाई और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो पद है इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू निकालें यदि, तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। वैसे तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, औसत मान निकाल चुके हैं प्रति चक्कर में इसका एवरेज मान धारा का, तो वहाँ से चाहे डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 होता है, बट हम इसको सॉल्व कर लें तो इस प्रकार से कुछ सॉल्व करके देखेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी और डी टी 0 से टी, यानी कि प्रति चक्कर औसत मान निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। तो एक चक्कर के अंदर एवरेज मान इस प्रकार से निकालते हैं, औसत हम पहले भी निकाल चुके हैं औसत, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम इसको देखें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होता है, और यहाँ पर पड़ा है डी टी और नीचे डी टी और लिमिट है 0 से टी। तो ये इस प्रकार से हमने इसको ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे क्या बनेगा, 0 से टी और डी टी अंदर आ जाएगा, डी टी 1/2 पूरे में से हम बाहर ले लेते हैं यदि, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी माइनस, और पीछे पड़ा है कोस 2 ओमेगा टी और डी टी लिमिट है 0 से टी, और नीचे डी टी को लिमिट करके सॉल्व किया तो जो है वो टी प्राप्त हो गया है हमें।
तो कुछ इस प्रकार से ये अभी हमें प्राप्त हुआ है। रिपीट करेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई यहाँ पर विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर है। तात्क्षणिक शक्ति P इज इक्वल टू वी आई होती है विभवांतर और धारा के गुणनफल के इक्वल। तो हमने V और I की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, तो इनको इकट्ठा करके लिख लिया। फिर हम इसमें साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तो आगे देखें, साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई ये बचता है। फिर वी नॉट आई नॉट का पूरे में मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा। तो आगे हम लोग देखें इसको, साइन थीटा और कोस थीटा, यानी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो हमने वो लिख लिया है इस प्रकार से। तो इसको हमने P1 माना और इस पॉइंट को, इस पद को हमने P2 माना है। तो ये P1 हुआ, तो इसको सोल्व करते हैं। साइन इसका जो है दोनों पदों का प्रति चक्कर औसत मान निकालते हैं शक्ति का। तो औसत मान इसके लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान निकालेंगे हम प्रति चक्कर, तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो हमने 1/2 जो था उसको कॉमन ले लिया है, तो अंदर कुछ इस प्रकार से शेष रहेगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो वो 0 से जो t लिमिट है तो ये t पीछे शेष रह जाता है, तो हमने इसको लिख लिया है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 तो बाहर पड़ा ही है, और जो पीछे बचेगा इधर dt को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये t बन जाता है माइनस, इधर इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट भी पुट कर दी, तो ये बन जाता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट जो है इसकी 0 से t है, तो हमने लिमिट भी पुट कर दी है जो कि कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, और जो नीचे पड़ा है वो है t, ऐसे बनेगा। आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है 1/2 इंटू टी अपॉन में t पड़ा है, इसको हमने बाहर लिख लिया, माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई बाई टी होती है, तो यानी कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हुई। हमने ओमेगा की जगह वैल्यू पुट की है, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी पड़ा है, नीचे है 2 ओमेगा, तो हमने कैंसिल किया t से, यानी कि ये साइन 4 पाई बना, और साइन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 0 हुई। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 1/2 शेष बची है। तो इस प्रकार से जो पीछे आ जाता है P1 इज इक्वल टू शेष रहेगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और साथ में कॉस फाई। इसी प्रकार से जो P2 की वैल्यू है वो देखें तो वो है वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई और साइन 2 ओमेगा टी। हम देखें साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, क्यों? क्योंकि साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी हुई, तो साइन 4 पाई बना। साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण साइन 2 ओमेगा टी 0 हुआ, तो P2 जो है वो पूरा ही 0 बन जाएगा। तो पीछे शेष रहता है P इज इक्वल टू P1 बच जाएगा, यानी कि वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और साथ में कॉस फाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट 2 को लिख सकते हैं नीचे √2 इंटू √2, ताकि वो 2 बन जाता है। तो ये बन जाता है VRMS, ये हुआ IRMS और साथ में आया cos फाई। तो ये जो है इस हमने परिपथ की शक्ति निकाली है, कुछ इस प्रकार से मिली कि P1 की वैल्यू के लिए हमने देखा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, इसको हमने इस प्रकार से इंटीग्रेट किया, प्रति चक्कर के लिए एवरेज मान निकाला, इसका औसत मान। तो जो इसका औसत मान था वो हमने देखा 1/2 मिला, तो ये इस प्रकार से P1 बन जाएगा। और P2 के लिए देखा तो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 हुई, तो जो पूरा ही 0 बन जाएगा। तो P पीछे शेष यह रहता है, 2 को √2 इंटू √2 लिखा, वी नॉट अपॉन √2 VRMS होता है, आई नॉट अपॉन √2 IRMS होता है, साथ में कोस फाई। तो ये इस परिपथ की जो है शक्ति कुछ इस प्रकार से जो है फाइंड हुई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है चोक कुंडली, यानी कि चोक कॉइल। चोक कुंडली क्या है देखेंगे, चोक कुंडली, चोक कॉइल। तो चोक कुंडली है क्या चीज़, ये देखेंगे कि
चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण होता है, इसके अंदर जो प्रेरकत्व का मान तो परिपथ में क्या होता है, उच्च होता है, और प्रतिरोध का मान नगण्य होता है। यानी कि L की वैल्यू तो हाई होगी और R की वैल्यू लो होती है। तो चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर जिसका प्रेरकत्व का मान तो हम उच्च रखेंगे और प्रतिरोध का मान जो है वो कम रखेंगे। और प्रेरकत्व लगा होने के कारण, उच्च होने के कारण जो फाई की वैल्यू है वो 90 आएगी, क्योंकि प्रेरकत्व लगा होता है तो जो कलांतर होता है विभवांतर और धारा के मध्य प्लस π/2 होता है। तो P का जो मान है वो VRMS IRMS कोस फाई होता है। तो कोस फाई की वैल्यू जो हुई 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो जो इसके अंदर शक्ति वह है वो 0 हुआ है। तो अर्थात जब चोक कुंडली है ये, तो इसके अंदर प्रेरकत्व उच्च होगा और प्रतिरोध नगण्य होगा, कम होगा, अल्प होगा। तो प्रेरकत्व लगा होने के कारण जो कलांतर है π/2 यानी कि 90 हुआ, तो जो इसके अंदर शक्ति वह है वो 0 हुआ है। तो इसके ये यूज में कब आती है, तो ये तब उपयोग में ली जाती है जब परिपथ के अंदर धारा का मान कम रखना हो। कम रखना हो तो ये यूज़ कहाँ होगी, जैसे ट्यूब लाइट होती है, कोई पारद लैंप है, तो ऐसे जो उपकरण होते हैं उनके अंदर चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर प्रेरकत्व का मान अधिक और जो प्रतिरोध का मान कम होता है, और इसके लिए जो शक्ति क्षय वो नगण्य होगा, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेरकत्व उच्च है तो पाई का मान जो है, फाई का कलांतर जो है 90 π/2, जिसके कारण ये 0, तो शक्ति जो है वो नगण्य आई है। तो इसलिए जो है ये धारा का मान कम रखेगी। धारा का मान कम रखना है तो ये से ट्यूबलाइट, पारद लैंप आदि इनके अंदर जो है चोक कुंडली का उपयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है धातु संसूचक होता है। धातु संसूचक, तो धातु संसूचक होता क्या है देखेंगे कि ये कुछ मेटल डिटेक्टर होते हैं कि जैसे हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वगैरह पर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मशीनें लगी होती है कि हमारे पास कुछ ऐसा उपकरण होगा तो जिससे वहाँ पर साउंड आने लग जाता है चेकिंग के दौरान। तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो जो सिक्योरिटी को है पता चल जाता है। तो ये जो होते हैं धातु संसूचक होते हैं, मेटल डिटेक्टर, इनके अंदर एक साउंड लगा होता है। अब ये काम किस प्रकार से करता है, ये जो होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, इसके अंदर देखते हैं एक्सएल और एक्ससी, यानी कि जो अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति जो है उस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है कि इसके अंदर एक कुंडली लगी होती है, यानी कि इस प्रकार से प्रेरकत्व, और इसके साथ एक संधारित्र जुड़ा होता है, सब सरित संधारित्र होता है। तो एक कुंडली और एक संधारित्र लगा होता है। जब कोई व्यक्ति इनके पास से गुजरता है धातु संसूचक के, तो पास से गुजरने पर इसके अंदर अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि XL = XC उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसकी और इसके कारण जो रुकावट है वो बराबर हो जाती है, दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इनके पास से गुजरता है तो पास से गुजरने के कारण अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि XL और XC, जिससे इसकी जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो प्रभावित हुई, यानी कि Z जो है वो प्रभावित हुआ। Z होता है XL - XC का स्क्वायर प्लस R² का अंडर रूट। तो Z XL और XC में चेंज होने से Z भी चेंज हो गया। परिपथ की प्रतिबाधा प्रभावित होने से जो परिपथ की धारा में भी परिवर्तन हो जाता है, और परिपथ की, क्योंकि I = V/Z हुआ, तो Z में चेंज होने से I भी चेंज हुआ। तो परिपथ की धारा में परिवर्तन होने से उस धातु संसूचक में धारा में चेंज हुआ, तो उसके अंदर एक जो साउंड लगा होता है वो साउंड जो है बजने लग जाता है, उसकी ध्वनि जो है सुनाई देने लग जाती है। इस प्रकार से मेटल डिटेक्टर यानी कि धातु संसूचक कार्य करते हैं अनुनाद की स्थिति के ऊपर। कोई व्यक्ति पास से गुजर रहा है तो इसके अंदर अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो जिसके कारण जो संधारित्र है XL, इसमें जो Z की है वो चेंज होगा, यानी कि प्रतिबाधा प्रभावित हुई, तो धारा में भी परिवर्तन होगा, और धारा में परिवर्तन होने से उसके अंदर साउंड लगा हुआ हो वो बजने लग जाता है, जिससे कोई भी जो है सिक्योरिटी को इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है देखेंगे कि
ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करती है और यह अन्योन्य प्रेरण यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो म्यूचुअल इंडक्शन था उसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और इसके अंदर देखते हैं कि क्या होगा ये कि दो कुंडलियां होगी। पहले तो ट्रांसफार्मर क्या हुआ कि यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करती है और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखते हैं इसकी जो है बनावट किस प्रकार से होती है, इसकी रचना देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होगा, तो नरम लोहे का एक आयताकार क्रोड होता है, इस प्रकार की पत्तियां बनी होती है। नरम लोहे की आयताकार क्रोड की पत्तियां बनी होती है और उसके ऊपर हम लोग ये एक तांबे का तार लपेट देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो तांबे का दोनों तरफ तार लपेट दिया है और यहाँ पर आयताकार पत्तियां हैं, नरम लोहे के क्रोड की आयताकार पत्तियां बनाई गई हैं, उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा गया है दोनों तरफ। और इस तरफ जिस प्रकार से धारा को निवेशित करवाया जाता है, धारा प्रदान की जाती है, वो प्राथमिक कुंडली होती है जिसे प्राइमरी कोइल पी कहते हैं। और जहाँ से धारा प्राप्त की जाती है वो द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कोइल होती है, एस से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये इसकी बनावट या रचना हुई। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को ये परिवर्तित करता है। और तांबे जो है इसमें नरम लोहे के क्रोड की आयताकार पत्तियां ली गई हैं और उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा गया है, इस प्रकार से वायरिंग की गई है। और यहाँ पर धारा प्रवेशित करवाई जाती है, निवेशित करवाई जाएगी, वो प्राथमिक कुंडली होती है जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ से धारा को प्राप्त किया जाता है वो द्वितीयक कुंडली होती है, सेकेंडरी कोइल, जिसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो थी इसकी रचना थी, इसकी बनावट थी ट्रांसफार्मर की। फिर आती है इसकी कार्यविधि या इसका सिद्धांत, कार्यविधि या सिद्धांत। तो अभी हमने देखा कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम देखें तो इस प्रकार ये कुंडली बनी हुई है, इस प्रकार से ये कुंडली बनी हुई है, ये ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी कुंडली है और वो सेकेंडरी। इसके सिरों पर वोल्टता मान लेते हैं प्राइमरी कुंडली के वीपी और सेकेंडरी कुंडली के सिरों पर वोल्टता मान लेते हैं वीएस। इसी को हमने ओपन लेकर के इस प्रकार से लिखा है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या था, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या था कि जब एक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, प्राथमिक कुंडली यानी कि एक कुंडली के धारा में परिवर्तन करते हैं, तो इसके पास स्थित दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं कि एक कुंडली के अंदर परिवर्तन करने से धारा में अन्य कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो घटित होती है। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हम किस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया तो इससे संबंधित जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएस। फैराडे का द्वितीय नियम माइनस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मान लेते हैं एनपी और द्वितीयक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं। तो माइनस एनएस डी फाई अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। इसी प्रकार प्राथमिक कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। तो ये हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से देखा है कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
तो द्वितीयक कुंडली में तो ES माइनस ND फाई अपॉन DT होता है, और द्वितीयक कुंडली में फेरे NS है तो माइनस NS D फाई अपॉन DT। इसी प्रकार प्राथमिक कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और इसके अंदर फेरों की संख्या NP है तो माइनस NP D फाई अपॉन DT। हमने इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड किया, AP अपॉन ES इज इक्वल टू माइनस NP D फाई अपॉन DT, और जो इक्वेशन 1 के अंदर है माइनस NS D फाई अपॉन DT। तो D फाई अपॉन DT से D फाई अपॉन DT कैंसिल होगा, तो पीछे क्या शेष रहेगा, EP अपॉन ES, या फिर सिरों पर वोल्टता EP या VP से भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख रहे थे हम लोग, और सेकेंडरी के लिए VS थी सिरों पर वोल्टता, और ये आ जाएगा माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ NP अपॉन NS। यानी कि जिस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होगी उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल या उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता भी अधिक होगी, और जिस कुंडली पर जो फेरों की संख्या कम होगी तो उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता या उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये फेरों की संख्या के ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल या इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है वो डिपेंड कर रही है, उसके इक्वल आ रही है, उसके समानुपाती, उसके बराबर आ रही है। आगे यदि हम देखें कि इसमें ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं हो रही, ऊर्जा की कोई क्षति नहीं हो रही, शक्ति की किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं हो रही है, जितनी प्रवेश शक्ति की उतनी ही आगे निकल गई, जितनी धारा प्रवेश की उतनी ही सेकेंडरी कुंडली से निकल गई। तो जो प्रवेशित जो शक्ति है यानी कि PS PP और सेकेंडरी कोइल की शक्ति है वो पावर ऑफ सेकेंडरी कोइल PS और पावर ऑफ प्राइमरी कोइल तो PP। P इज इक्वल टू VI होता है, तो प्राथमिक के लिए VP और IP, सेकेंडरी के लिए VS और धारा इसके अंदर IS होगी। VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP बन जाता है, और VP अपॉन VS यहाँ से NP के इक्वल था, VP अपॉन VS इसी के साथ कंपेरिजन करें NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है कि जो सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है वो फेरों की संख्या जिस कुंडली के अंदर अधिक होगी उसके इक्वल है, लेकिन इन कुंडलियों की धाराओं के व्युत्क्रम के बराबर होती है वोल्टता। प्राथमिक कुंडली की वोल्टता VP जो है वो IS के इक्वल आ रही है, तो VP जो है IP के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, VS IS के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। कि जो कुंडलियों की सिरों पर जो वोल्टताओं का अनुपात है वो इसके अंदर जो फेरों की संख्या है उनके अनुपात के इक्वल होता है, परंतु कुंडलियों में जो प्रवाहित धाराएं हैं उनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से व्युत्क्रम के अनुपात के धारा के बराबर है और फेरों के अनुपात के इक्वल है वोल्टता। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार देखेंगे। ट्रांसफार्मर जो है 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमने अभी इस प्रकार से कुछ ट्रांसफार्मर बनाया था, इस प्रकार से कि नरम लोहे की क्रोड जो होता है आयताकार पत्तियां लेकर के उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, ये सेकेंडरी कॉइल होती है और ये प्राइमरी कॉइल होती है। यहाँ से धारा प्रवेश करती है निवेशी और यहाँ से निर्गत यानी कि बाहर प्राप्त होती है। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से, तो ऐसा ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कि द्वितीयक कुंडली के फेरे ज्यादा हैं, NS ग्रेटर देन NP होता है। NP
प्राथमिक कुंडली में फेरे हैं और NS द्वितीयक कुंडली के अंदर फेरे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। तो जिस कुंडली के अंदर फेरे अधिक हैं उसके लिए वोल्टता भी अधिक होगी, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, और इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो कुंडली है उसकी वोल्टता प्राथमिक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता से अधिक होगी। परंतु यहां जो धारा है वो प्राथमिक कुंडली की धारा द्वितीयक कुंडली की धारा से अधिक होगी, क्योंकि वोल्टता धारा के व्युत्क्रम के बराबर थी, यहां से हमने देखा है अभी। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी प्राथमिक से, और द्वितीय कुंडली की वोल्टता भी प्राथमिक कुंडली की वोल्टता से अधिक होगी, परंतु प्राथमिक कुंडली की जो धारा है वो द्वितीय कुंडली की धारा से अधिक होगी। फिर 2 नंबर आता है अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर, स्टेप इन ट्रांसफार्मर, स्टेप इन ट्रांसफार्मर। इसका रिवर्स हो जाएगा कि जब प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होती है द्वितीयक कुंडली से, तो यहां देखेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा हैं, द्वितीयक में कम है, तो प्राथमिक कुंडली के फेरे द्वितीयक कुंडली के फेरों से अधिक होंगे, तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप इन ट्रांसफार्मर होता है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा हैं तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता है वो द्वितीयक कुंडली की वोल्टता से अधिक होगी, और जो सेकेंडरी कुंडली है उसमें धारा प्राथमिक कुंडली की धारा से अधिक होगी। तो इसका रिवर्स हुआ। तो जब प्राथमिक कुंडली के फेरे द्वितीयक कुंडली के फेरों से अधिक होते हैं और प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टता है वो द्वितीयक से अधिक होगी, परंतु द्वितीयक की जो धारा है वो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो धारा है उससे अधिक हो जाएगी, तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचायी यानी कि स्टेप इन ट्रांसफार्मर कहलाता है। फिर हम देखते हैं आगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करें हम लोग तो क्या होती है दक्षता, देखते हैं कि द्वितीयक कुंडली के सिरों पर इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर बनाया। ये प्राथमिक कुंडली थी, ये द्वितीयक कुंडली थी। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो शक्ति प्रदान की जाती है वो PP, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर शक्ति प्राप्त हो रही है PS। तो द्वितीयक कुंडली पर जो शक्ति प्राप्त हो रही है PS, सेकेंडरी कोइल की पावर, और प्राथमिक कुंडली को जो शक्ति दे रहे हैं निवेशी शक्ति PP, पावर ऑफ प्राइमरी कोइल, इनटू 100%, यही ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है कि द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्राप्त शक्ति अपॉन प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशित शक्ति इनटू 100%। तो इसे ही हम किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा की हानि होती है। तो किन किन रूप के अंदर, किन किन पार्ट्स के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉस होता है। तो देखते हैं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। तो कई तरीके से, कई टाइप से ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा हानि हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर पार्ट देखते हैं किस प्रकार से होती है। ताम्र हानि, ताम्र हानि, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो ऊर्जा हानि किस प्रकार से होती है देखेंगे। हमने इस प्रकार से एक कुंडली ली थी, इसके ऊपर हमने तांबे का तार लपेटा था,
तो तांबे के तार के अंदर हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो धारा प्रवाहित होते हो रही है लंबे समय तक, तो तार गर्म होगा तो जो धारा है वो ऊष्मा के रूप में जूल के प्रभाव से I²R, तो जूल के तापन नियम से जो धारा है कुछ ना कुछ समय के सापेक्ष, समय के अकॉर्डिंग कुछ टाइम तक धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार गर्म होगा और गर्म होने से जो धारा है वो ऊष्मा के रूप में क्षयित होती जाएगी। तो इस प्रकार से एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है। तो ये जो है ताम्र हानि होती है, तांबे के रूप में कॉपर लॉस है कि जो नरम लोहे का क्रोड था, आयताकार पटलित क्रोड है, उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा हुआ है, हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो तांबे का तार गर्म होगा और तार गर्म होने की वजह से ऊष्मा के रूप में धारा का क्षय होता जाएगा। तो इस प्रकार से धारा का लॉस हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है। इस हानि को यानी कि ताम्र हानि को कम करने के लिए तांबे का एक मोटा तार ले सकते हैं हम लोग। तो तांबे का मोटा तार लेंगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम यानी कि उसमें जो लॉस है वो कम हो रहा है, ऊष्मा जो है धारा ऊष्मा के रूप में कम खर्च होगी। तो इस प्रकार से ताम्र हानि को कम कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग 2 नंबर इसका लॉस देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि, लॉस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण लॉस किस प्रकार से हुआ कि एक तो प्राथमिक कुंडली, इस प्रकार से आयताकार हमने एक नरम लोहे का क्रोड लिया, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली होती है। तो कुंडलियों के मध्य वायु स्थान या वायु की रिक्तता रह जाने के कारण प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजर पाता है। तो इस हानि को कम करने के लिए कुंडलियां एक दूसरे के ऊपर लपेट करके लगानी चाहिए। ये कुंडली लगाई, दूसरी इसके ऊपर लपेट कर बना देंगे, तो प्राथमिक कुंडली का जो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स होगा वो द्वितीयक कुंडली से क्रॉस हो जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के अंदर हानि नहीं होगी। तो इस हानि को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कुंडलियों को लपेट करके, तार को लपेट करके इस हानि को कम किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट लॉस है 3 नंबर, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, तो भंवर धारा के कारण किस प्रकार से इसके अंदर हानि होती है, क्या लॉस होता है कि जब अपने इसके अंदर धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसके अंदर क्रोड के अंदर एक वोल्टता प्रेरित होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अंदर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धारा के कारण जो क्रोड है, इस क्रोड के अंदर भंवर धारा प्रवाहित हुई तो ऊष्मा का क्षय होने लग जाएगा। पटल जो क्रोड है वो गर्म होगा और ऊष्मा के रूप में कुछ धारा वेस्ट होने लग जाएगी, क्षय होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा की हानि हो रही है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को पटलित करना चाहिए। जो आयताकार क्रोड है पटलित यानी कि पट्टियों के रूप में मोटी पट्टियां लेंगे तो चौड़ाई बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम हो जाता है, तो धारा ऊष्मा के रूप में कम वेस्टेज होगी। इस प्रकार से भंवर धारा हानि से बचा जा सकता है, इस हानि को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, हाई स्ट्रेसिस लॉस। तो शैथिल्य हानि क्या है कि जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित करवा के चुंबकित कर रहे हैं तो इसका चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता रहता है, बदलता रहता है। कभी इस प्रकार से, ये देख रहे थे हम, बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से एक पूर्ण चक्कर के अंदर ये चुंबकित होता है, जिसे हम शैथिल्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से तो ऊष्मा के रूप में इसकी कुछ हानि हो जाती है ऊर्जा की। इस हानि को कम करने के लिए नरम लोहे का जो है क्रोड बनाना चाहिए। नरम लोहे का क्रोड बनाने से शैथिल्य हानि को हम कम कर सकते हैं।